उससे तो ले नहीं पाए कल। मैं कहा चलो एक छुट्टी दे दो फिर स्टूडेंट को। ओके। ये होगा तो हम्म। तो सर आपकी भी तो छुट्टी खराब हो जाती। अब क्या करें यार, कोर्स तो कराना ही है टाइम पे। हाँ छुट्टी तो क्या थी, मैंने काम ही किया, फिर मैं कुछ और बनाने लग गया। ग्रेविटेशन का कुछ मेरे को बनाना था कल, पीपीटी टाइप, वो बनाया फिर पूरे दिन। लेकिन आप लोगों का कोर्स भी टाइम पे कराना ही है ना, तो टेंशन तो रहती है। चलो कोई नहीं, अब करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे यहाँ तक कर लिया था, सारी स्पीड देख ली थी, आरएमएस, मीन, मोस्ट प्रोबेबल और डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसके अलावा हमने जो हमारा पी इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर था, प्रेशर की जो इक्वेशन थी, उससे हमने सारे डेरिवेशन देख लिए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह कैसे कैसे ड्राइव करते हैं, है ना। तो ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम पे। अब इससे आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हमने टेस्ट के डाउट है क्या? यस सर। डाउट, अच्छा एक मिनट रुको। बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 13। 13 में, 13, 12th 11th मेडिकल टेस्ट। जनवरी को, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, 2 kg of ice is minus 20 degree Celsius is mixed with a 5 kg of water at 20 degree Celsius, ये वाला, in an insulating vessel. यस सर। अच्छा, specific heat of ice is of the water is 1 kilocalorie and ice की 0.5 kilocalorie, latent heat of fusion is 80 kilocalorie. 2 kg ice minus 20 degree Celsius पे थी, 5 kg वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ये आपने मिक्स किया, तो फाइनली आपका कितना वाटर बचेगा ये बताना है आपको। अच्छा, वाटर बचेगा यानी फाइनली कितना वाटर बचेगा ये हमें बताना है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू सी समथिंग। आइस आपकी -20 पे है, तो पहले आइस का टेम्परेचर, ये वाटर इसको मिक्स करोगे तो वाटर में टेम्परेचर हीट देगा आइस को, तो आइस का पहला टेम्परेचर बढ़ेगा, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और फिर आइस मेल्ट होना शुरू होगी। तो हमें देखना है कितनी आइस मेल्ट हो सकती है। तो पानी पहले 5 किलो था, जितनी आइस मेल्ट होगी, मान लो 2 किलो अगर मेल्ट हुई तो 7 किलो पानी हो जाएगा, 7 kg वाटर हो जाएगा। तो हमें देखना है कितनी आइस हमारी मेल्ट हो सकती है इस केस में। तो पहले देखते हैं यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पे हीट की जो रिक्वायरमेंट है -10 से 0 आने में, वो है ms डेल्टा टी। m है हमारा 2 किलो। स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस जो दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है सॉरी, हाँ 1 किलो कैलोरी दे रखी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड द आइस आर 0.5, सॉरी 0.5 दे रखी है किलो कैलोरी में, 0.5। और डेल्टा टी आपका टेम्परेचर 20 होगा अगर ये आप प्रोसेस करोगे। तो आपको हीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 20 किलो कैलोरी है, ठीक। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ml आएगा, हीट का रिक्वायरमेंट ml होगा, क्योंकि आपका सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगा 2 × 80 दे रखी है यहाँ पे, 160 किलो कैलोरी चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप इतनी दे पाओ तो दिस प्लस दिस 180 दे पाओ तो पूरा आइस आपका मेल्ट हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि वाटर कितना दे सकता है। तो वाटर जो है 20 से 0 पे आएगा, टेम्परेचर डाउन होगा इसका। इस दौरान ये कितनी हीट दे सकता है? ये दे सकता है ms डेल्टा टी। ms वाटर का S1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे 20, तो ये 100 दे सकता है। 100 किलो कैलोरी वाटर हमें दे सकता है, ठीक है। तो जब ये 100 किलो कैलोरी देगा तो 20 में तो 20 तो आपको यहाँ पे चाहिए, तो 20 किलो कैलोरी से तो यहाँ पहुंच जाएगा ये। बाकी कितना बचा?
80 80 किलो कैलोरी बचा ना बाकी। देवेश, यस सर। ये समझ में आ रहा है? हम पे Yes, 100 किलो कैलोरी वाटर दे सकता है जब वो अपना टेम्परेचर लूज करेगा, 20 से 0 आएगा। तो 100 जो देगा, 100 में से 20 तो चला जाएगा आइस को गर्म करने में, तो आइस गर्म होकर -20 से 0 पे आ जाएगी। अब बचा कितना? 80 किलो कैलोरी और बचा, वो कहाँ यूज होगा? आइस को मेल्ट करने में, यहाँ यूज होगा ना, लिक्विड स्टेज मान के। लिक्विड स्टेट में। तो कितना लिक्विड बनाएगा? एल हमारा 80 है और आपके पास 80 बचा हुआ है, तो कितना मास आपका आइस का वो हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा? कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा? आइस की लेटेंट हीट कितनी दी हुई है? 80 दी हुई है ना। यस सर। तो 1 kg के लिए 80 चाहिए आपको, और आपके पास 80 है, तो कितना किलो हो जाएगा हमारा? 1 किलो वाटर, 1 किलो आइस हमारी गल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यस सर। तो ये 1 किलो हमारी आइस मेल्ट हो जाएगी। तो पानी कितना बचा फिर हमारे पास फाइनली? 5 kg तो ये था, और 1 किलो ये मेल्ट होके आ गया, तो कितना हो गया टोटल? सिक्स kg। 6 kg। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो इसमें ये चेक करना होता है कि कितना मेल्ट करेगा नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में ही देखना होता है आपको। ओके, Sir, question number 23. नेक्स्ट इज 23। Coefficient of linear expansion of a crystal in one direction is alpha 1, that in every direction perpendicular to is alpha 2. Coefficient of cubical expansion will be D दे रखा है, ऐसा होना चाहिए इसका, alpha 1 plus 2 alpha 2। C होना चाहिए। Yes, sir. सही है, C होगा। ठीक है, और 32. 32 liquid of density R is filled, R the density is filled in a container of negligible mass of cross section area A. Area of the hole is small a, which is very small. Coefficient of friction between the container and the surface is equal to A by A. As the liquid is coming out of the vessel, instantaneous acceleration of the container will be. अच्छा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है A by A, और A आपका ये है और A ये है, कैपिटल A। इसका बताओ किसने किया है क्वेश्चन, कैसे करेंगे? किसने किया है? नो, पहले इस कंटेनर में फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। फोर्स कितना होता है हमारा इस केस में? वेरिएबल मास वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना ये, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो जेट वाला टाइप का होगा, जैसे रॉकेट से जेट निकलती है बाहर, रॉकेट से जैसे वो निकलता है आपका, गैस निकलती है, उस टाइप का हो गया क्वेश्चन। इस पे जो फोर्स लगेगा वो होता है हमारा V dm by dt। ठीक है, वेरिएबल मास वाला ये होता है। तो इसमें V हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो dm by dt हो जाएगा। तो dm by dt हमारा फोर्स आ गया, F इक्वल टू V dm by dt। ठीक है, सर जब पानी निकल रहा था फोर्स लग रहा हाँ जब पानी आगे की तरफ जाएगा तो पीछे को इसको धक्का मारेगा है। यस सर। कंटेनर को, तो वो फोर्स हमें वो करना है। तो V कितना होगा यहाँ पे? V कितना होगा? √2 GH। V2 √2 GH होगा।
ठीक है, तो हमारा v जो है √2gh आ जाएगा। dm/dt कितना लिखोगे? dm जो है मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, a इंटू वी होगा। ये होता है ना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो बाहर निकलता है पाइप से। ए इंटू एच होगा ना सर? h क्यों? सर वी क्या है यहाँ पे? इसकी वेलोसिटी जो होगी। अच्छा सर ठीक है। आपने v तो लिखा है यहाँ पे, इसको v मान लो, है ना? तो ये आएगा। मुझे क्या चाहिए? dm/dt चाहिए, तो मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मेरा dm/dt आ जाएगा। है ना? तो ये चीज हमारा dm हो जाएगा। तो dm/dt मेरा रो ए वी आया, तो उसको मैं रो ए वी लिख देता हूँ। v हमारा वही आ जाएगा √2gh, फिर दोबारा से। ठीक है, तो ये आ जाएगा रो ए इंटू 2gh, यानी 2a रो gh। ये आया फोर्स इस पे। dv/dt इक्वल्स टू av कैसे हुआ? ये तो हमें फ्लूइड में पढ़ा था ना, जब हमारा फ्लूइड आगे मूव करता है v वेलोसिटी से, अगर इसका जो वॉल्यूम होता है t टाइम में कितना, 1 सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो करेगा? v इंटू एरिया। जो डिस्टेंस होगा ये v ट्रेवल करेगा ना 1 सेकंड में, जो वेलोसिटी होगी इसकी उस उतना ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, कितना वॉल्यूम आगे चला गया यहाँ से? a इंटू वी वॉल्यूम चला गया आगे। a इंटू वी को मैं लिख सकता हूँ dv/dt। ठीक है, 1 सेकंड है ना, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चला जाएगा? 5 मीटर आगे चला जाएगा ना ये। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये एरिया इंटू वॉल्यूम, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ यहाँ वी हो जाएगी, तो ये वॉल्यूम हमारा आ जाएगा a इंटू वी। dv/dt कितना होता है? a इंटू वी। सर ये v/dt में v वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है ना? यहाँ पे वॉल्यूम है, हाँ, ये कैपिटल वी मानो इसे, है ना? अच्छा, और ये स्मॉल वी है। ठीक है, तो फोर्स आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास निकालोगे, कंटेनर में जो लिक्विड भरा है उसका मास। फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कंटेनर में जो लिक्विड भरा है उसका मास कितना हो जाएगा? जितनी इसकी हाइट होगी, पहले तो वॉल्यूम निकालोगे, हाइट इंटू एरिया से वॉल्यूम आ जाएगा, और इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। तो मास हमारा आ जाएगा एरिया कैपिटल ए इंटू एच इंटू रो। ये हमारा मास आया। फोर्स कितना निकाला था आपने? 2a रो जी। 2a सरल क्या रो बताया जी। आपने मास के लिए? एक मिनट ना, पहले वाले स्लाइड दिखा दो। यहाँ पे लेकिन फ्रिक्शन भी है, मैंने फ्रिक्शन नहीं देखा अभी ना, फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा। फ्रिक्शन भी लेते हैं, भी रुको। तो यहाँ पे √2gh इंटू रो a √2gh कैसे आया? ये था ना dm/dt लिख रहे थे ना हम लोग, तो dm/dt कितना होता है मेरा? इतना होता है ना। यस सर। और v की वैल्यू कितनी होती है? √2gh। अच्छा ओके। अच्छा, आप कह रहे हो मास के लिए मैंने क्या लिखा? मेरे को मास किसका चाहिए? कंटेनर का मास चाहिए था, पूरा कंटेनर का जो लिक्विड भरा हुआ है। यस सर। इसका मास हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? एरिया इंटू हाइट और इंटू रो कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो ये मेरा मास आ गया। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा, हमने वो नहीं लिया, फ्रिक्शन फोर्स भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो F माइनस फ्रिक्शन होगा, वो हमारा ma के बराबर आएगा। F माइनस ma।
माइनस यहाँ फ्रिक्शन फोर्स करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी इक्वल टू एम ए। तो म्यू हमें दिया हुआ है ए बाय ए, ठीक है। ए इज द एरिया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये एक्सेलरेशन है और ये एरिया है। तो ये आएगा एम जी, एम हमने कितना निकाला था, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी आ जाएगा, इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 2a रो जी एच माइनस a रो जी एच, यानी कि आया a रो जी एच इक्वल टू किसके है, ए एच रो इंटू एक्सेलरेशन, ए एच रो इंटू एक्सेलरेशन। रो से रो कट जाएगा और एच से एच भी कट सकते हो। एक्सेलरेशन मेरा जो आएगा वो आ जाएगा a बाय ए इंटू जी, कितना आ जाएगा, स्मॉल a बाय कैपिटल ए इंटू जी। क्लियर हुआ? सर पीछे वाला स्लाइड दिखाना एक बार। हो गया सर। ओके, तो ये यहाँ से हमारा जो थ्रस्ट आया एक तरह का, थ्रस्ट हमने जो निकाला बी डी एम बाई डी टी निकाला पहले, तो फिर हमने वी को वैल्यू पुट करी और डी एम बाई डी टी की वैल्यू पुट करी, वहाँ से हमारा फोर्स आया थ्रस्ट फोर्स, उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा, थ्रस्ट फोर्स इधर को लगेगा, लिक्विड जो बाहर निकल रहा है तो वो एम ए के बराबर आएगा। फिर एम ए को हमने इक्वेट किया तो वहाँ से हमारा आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों का कम आता है मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन, और फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वेरिएबल अगर फोर्स आ गया तो क्या करोगे, सॉरी वेरिएबल मास के केस में क्या करोगे। तो यूजुअली इस केस में पूछ लेता है, कई बार फ्रिक्शन नहीं देता, कई बार तो फ्रिक्शन जीरो होता है, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्ट आया था, इस केस में फ्रिक्शन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कौन सा, 34 24 coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times that of steel. What will be temperature at the junction of copper and steel? Thermal conductivity of copper is 9 times. कॉपर 18 सेंटीमीटर है हमारे पास और इसकी कंडक्टिविटी 9 के है, टेम्परेचर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 है और ये 6 सेंटीमीटर है। आपको बताना है टेम्परेचर एट द जंक्शन कितना होगा। कंपोजिट बार द फिगर व्हाट इज द टेम्परेचर। तो सिंपल सा हीट ऐसा कर लो, जो हीट यहाँ से आ रही होगी उतनी हीट यहाँ से जा रही होगी इक्विलिब्रियम में, तो जो हीट यहाँ से आ रही होगी वो कितनी होगी, 9K इंटू एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी मान लो यहाँ पे 100 माइनस टी बाय 18 सेंटीमीटर, ये बराबर होगा जितनी हीट इस तरफ जा रही होगी दूसरी साइड को, वो होगी K इंटू एरिया इंटू 0 माइनस टी बाय 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे K से K और A से A कट जाएगा, तो यू विल गेट 9 इंटू 100 माइनस टी, 6 से 18 कटेगा तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस टी। ये बचा हमारा कुल मिला के 3 से 3 ये काट दो तो आ गया 300 माइनस 3T इक्वल टू टी माइनस टी, 300 इक्वल टू माइनस टी प्लस 3T 2T। टी हमारा 150, कुछ गलत कर दिया हमने, 150 तो आएगा नहीं, -0 देना था ना।
0, हमने 100 माइनस टी किया है तो टी माइनस 0 लेना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आ जाएगा तो 4t हो जाएगा। तो टी हमारा यहाँ से तो 75 बन रहा है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसने आंसर दे रखा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा भी 75 पे आ रहा था। ओके 75। जो थर्मल रेजिस्टेंस से निकाल लो L बाई के करके। L आपका 18 है, ये इसका 9k है इंटू ए, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा L बाई के ए, L बाई के ए 6 सेंटीमीटर था ये, 6 सेंटीमीटर बाई के ए। थर्मल रेजिस्टेंस का रेशियो आप देखूँ तो 2 बाई के ए और 6 बाई के ए। रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 आ रहा है। करंट सेम होगा तो ड्रॉप जो होगा यहाँ पे 1:3 में ड्रॉप होगा, तो 25 डिग्री का ड्रॉप यहाँ होगा, 75 का ड्रॉप वहाँ होगा। इतना ड्रॉप होगा तो यहाँ पे सर 25 और 75 पे आएगा पीछे। यहाँ पे फिर 75 ही आना चाहिए। ठीक है, इसमें गड़बड़ है कुछ आंसर में। सर क्वेश्चन 24 सर 20 ऐसे क्वेश्चंस में जैसे जिनमें दो ऐसे मटेरियल्स कनेक्टेड होते हैं तो उसमें कंबाइंड थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी होती है, जैसे पूरी रॉड की मान लो एक साइड कॉपर एक साइड स्टील है, तो कैसे निकालते हैं? के इक्विवेलेंट ना, यस सर। के इक्विवेलेंट है पूरी रॉड मान लो आप इसको, तो पूरी रॉड अगर आप मानोगे तो उसकी कंडक्टिविटी मान लो के इक्विवेलेंट है, तो लेंथ इसकी जो होगी वो L1 प्लस L2 होगी। आप ये मानते हो कि जो हीट फ्लो होगा, जो हीट फ्लो हो रहा है यहाँ पे दोनों केस में सेम है। यहाँ पे जो हीट फ्लो होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी वो होगा के इक्विवेलेंट इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी T1 T2 है, बाय L, टोटल L आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो हीट फ्लो होगी वो आपकी कितनी होगी, वो होगी ऐसे। देखो दो केस कर सकते हो, या तो आप ऐसे निकालो हीट फ्लो करके, हीट फ्लो आपकी यहाँ पे आएगी T माइनस T1, तो आपको निकालनी पड़ेगी पहले हीट फ्लो, पहले तो T निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से सॉल्व करके। अच्छा, मतलब किसी भी एक साइड की हीट फ्लो को उससे इक्वेट करके भी निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एक साइड की हीट फ्लो को अगर इक्वेट करोगे तब भी आ जाएगा। ये कर सकते हो, या फिर थर्मल रेजिस्टेंस वाला यूज कर लो, तो आपके सीरीज में है ये, तो रेजिस्टेंस आपका थर्मल रेजिस्टेंस जो है सीरीज में L बाई K1 ऐसे करके हो जाएगा, L1 बाई K1 ऐसे करके, L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट इनटू एरिया, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो ये सेकंड वाला तरीका एक बार बता दो, फाइनल कैसे आएगा? ये वाला यस सर। थर्मल रेजिस्टेंस आपका ये होगा L1 बाई K1 इंटू ए होगा प्लस L2 बाई K2 इंटू ए होगा इक्वल टू L1 प्लस L2 आ गया। आपको L वगैरह दी होंगी, एरिया कट जाएगा आपका इस केस में। सर फॉर्मूला आ जाता है ना इसका, फिर एक K1 K2 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 ऐसा कुछ करके। 2 तो तब आएगा अगर ये आधी आधी लेंथ होगी, तो अगर ये L/2 और L/2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना अब तो? ओके सर। ऐसे कर लोगे K1 प्लस K2 डिवाइड बाई L1 बाई K1। मैंने यहाँ पे L हटा दिया, क्या L1 प्लस L2 था ये, सॉरी K1 प्लस K2 नहीं है, L1 प्लस L2 है ये। L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। यहाँ से देख लो L का क्या रेशो दिया हुआ है। यस सर। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? सर 26 50 gram of copper is heated to increase its temperature 10 degree Celsius. Same quantity of heat is given to 10 gram of water. Rise in temperature is, specific heat of copper is 420 joule, जूल दे रखी है पर केजी। अच्छा, कॉपर की स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है वो दे रखी है 420 जूल।
यानी कि 0.42 किलो जूल। वाटर की कितनी होती है? 4.2 जूल। और केजी अगर लूंगा तो किलो जूल आ जाएगी। ऐसा किलो जूल। ये हमारी स्पेसिफिक हीट है। अब क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम मैंने कॉपर को हीट किया, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया। 50 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री बढ़ाया। सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन। अगर मैं इतनी हीट 10 ग्राम पानी को देता तो कितना टेम्परेचर बढ़ता? इस कॉपर को जो मैंने हीट दी होगी Q ms डेल्टा T दी होगी, तो मैंने जो हीट दी है इसको वो दी है ms डेल्टा T। ये हीट अगर आप पानी को देता तो कितना बढ़ता? तो पानी को अगर मैं हीट देता तो उसका टेम्परेचर बढ़ता, ऐसा बनता इसका Q इक्वल टू ms, इसका S जो है 4.2 है, डेल्टा T मुझे निकालना है। तो मैं ये हीट दे रहा हूँ उसको, मैं इक्वेट कर लेता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो 10 से 10 कट गया, 4.2 और ये 0.42, तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 आ जाएगा। 5 डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला? 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मेरे 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाला था। कितना आता? 5। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ और तो है नहीं हमारा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और जूल में दिया हुआ है, कैलोरी में भी नहीं है, तो कोई फैक्टर भी नहीं रख सकता। और सही है, इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें तो वाटर के निकालनी है ना। तो वाटर का तो निकाला मैंने इतनी हीट अगर जो कॉपर को दी थी मैंने, इतनी हीट अगर मैं पानी को दे दूं तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? तो मैंने इतनी हीट को इसके बराबर कर दिया। जो हीट मैंने यहाँ दी थी वो ना पानी को दे दी, ओके ओके। फिर इसको इक्वेट कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए सब? यस सर। चलिए, तो गलत क्वेश्चन कौन कौन से थे? सर इसमें 23, 24, 26। 23, 24, 26। यस सर। तो कितना कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों का फिजिक्स में? वन 20 क्रॉस आ रहा है? 120, 140 आ रहा है किसी? यस सर। कितना? यस सर। कितना कितना? बता दो यार, कोई कुछ नहीं करेगा। सर अभी तो 160 है सर। सर ओके गुड। अगर 3 का मिला ले तो फिर ज्यादा हो जाएगा। किसका मिला लिया अगर? अगर सर ये 3 क्वेश्चन का मिला लें तो ज्यादा हो जाएगा, वैसे 150 है मेरा। अच्छा ओके गुड, ठीक है। तो 120 के आसपास क्रॉस कर पा रहे हैं लोग अभी, या कितना? कोई 100 से नीचे चल रहा हो कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ? ओके, डीपीपी कर रहे हो आप लोग, जो उसमें डीपीपी डले हुए हैं? यस सर कभी कभी। अच्छा, काफी कम लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं चेक कर रहा था एक बार रिपोर्ट। तो बाकी लोग भी करोगे तो अच्छा है प्रैक्टिस। उसमें कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे डले रहते हैं वो मेडिकल के क्वेश्चन जो हैं, तो करोगे तो फायदा होगा आप लोगों को। मेरे तो सर फिजिक्स के क्वेश्चन हो ही नहीं पाते, पूरे छूट जाते हैं 10-15। किसमें? डीपीपी? इसमें टेस्ट में? हाँ सर 10-15-20 से छूट जाते हैं फिजिक्स के। हाँ तो प्रैक्टिस यस सर। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग पहले क्या करते हो? पहले बायोलॉजी करते हो?
यस सर, इसमें फिजिक्स लास्ट में थोड़ी सी रह जाती है कई बार। अच्छा, कितना टाइम देते हो बायोलॉजी में? लगभग कितना टाइम लगता है? कितने मिनट लगते हैं बायो में? सर वैसे पहले बायोलॉजी करना जरूरी है, फिजिक्स भी कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बायो ज्यादातर लोग लग जाते हैं 90 कितने क्वेश्चन। मिनट? 70 मिनट? 30 मिनट 90 क्वेश्चन के लिए। काफी सर ज्यादा। बना 10-20 मिनट लगते 1 घंटा काफी होता है वैसे बायोलॉजी। 60 to 70 मिनट बोल रहे हो आप लोग? यस सर, 60 मिनट। अच्छा। यस सर। फिर केमिस्ट्री करते हो? यस सर, यस सर। इसमें कितना टाइम लगता है? अराउंड 60 मिनट। 1 घंटा? यस सर। अच्छा, फिर फिजिक्स के लिए बचते हैं 50 मिनट। सर तो इसी में छोड़ जाते हैं 20 क्वेश्चन तो। वो तो वैसे छूट जाएंगे, वो छूटेंगे ही वो तो। आप लोगों को ना यहाँ पे टाइम घटाना पड़ेगा अपना। बायो में जो मैंने बच्चे देखे हैं जो सेलेक्ट होते हैं वो यूजुअली 45 मिनट में कर देते हैं बायो। 45 टफ आ गई तो 50 मिनट, नहीं तो कई बार 35 मिनट भी होता है। जिस तरह की अगर इजी बायो हो गई तो 35 मिनट में कर देते हैं पूरी बायो। मजाक चल रहा है क्या? 35 मिनट में कैसे होती है? जो फास्ट अगर बहुत इजी आ गई ना कभी बायो तो 35 मिनट में सर करिए। 90 क्वेश्चन के लिए कम से कम 45 मिनट तो होनी चाहिए। सर रीड तो करने, नोट वोट छूट जाता है। मैं कभी कभी जब जल्दी कर रही होती हूँ ना, बायो करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे तो क्वेश्चन ही फिर उल्टे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन यस आपको सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो वैसे भी आप अभी ऑनलाइन मोड में कर रहे हो। मैं आपको जो बता रहा हाँ हूँ सर, गलत बात है। मैं आपको ऑफलाइन का बता रहा हूँ। ऑफलाइन में टाइम और ज्यादा लगता है करने में, मैंने आपको बबल ही भरने होते हैं। तो अगर आप अभी आपका टाइम मिस हो रहा है तो वहाँ पे और ज्यादा मिस होगा। तो वो तो सर साथ के साथ भरते जाएंगे तो फिर वो टाइम हो जाएगा कवर। 10-15 मिनट लगेंगे ना उसमें बबल भरने में, टोटल मिला के अगर आप उसका टाइम काउंट करोगे तो। यस सर, लगते ही हैं इतने तो। बबल भरने में 10-15 मिनट लगेंगे आप लोगों को। तो आप ये मान के चलो कि अभी अगर बिल्कुल एट द टाइम कर रहे हो तो आपको 20 मिनट शॉर्ट पड़ने वाले हैं, 15 या 20 मिनट। अभी आपको लगभग ये पेपर 2 घंटे 45 मिनट में कर देना चाहिए पूरा। तो चलो अभी मैं मान लेता हूँ आप 11th क्लास में हो, प्रैक्टिस अभी थोड़ा कम है, तो 3 घंटे में कर लो अभी। इतने में तो आपको करना ही चाहिए पूरा पेपर पीसीबी। और ये मैंने देखा यूजुअली बच्चे इतने टाइम में कर लेते हैं, 45 से 50 इज द यूजुअल टाइम। तो इसको थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी आपको प्रैक्टिस थोड़ा और ज़्यादा देखना पड़ेगा इसको कैसे करना है। और दिस इज़ ओके। केमिस्ट्री में डिपेंड करता है, इजी टफ पे तो लगभग 1 घंटे के आसपास लग जाता है, कभी कम भी लग जाता है इजी आ गई तो। फिजिक्स में बच्चे यूजुअली 1 घंटा लग जाता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। फिजिक्स पहले वो कर सकता है अगर किसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, ही कैन डू फिजिक्स फर्स्ट। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर फिजिक्स टफ आ गई बाई चांस तो डिप्रेस मत हो जाना, एक तो नंबर 1। नंबर 2, 1 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना उसे। 1 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा 5 मिनट से ज्यादा टाइम। ऐसा नहीं कि टफ आ गई तो आपने 1.5 घंटा दे दिया फिजिक्स को, तो फिर आप हड़बड़ा जाओगे, आप केमिस्ट्री और बायो में हड़बड़ा जाओगे, फिर आपको जो आता भी होगा वो भी नहीं कर पाओगे। तो अगर फिजिक्स टफ आ गई बाई चांस तब भी आपको 1 घंटे में करके निकलना है उसे, 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट मैक्सिमम। और ईजी आ गई तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ईजी आई तो भी टाइम ज़्यादा नहीं देना उसको, फटाफट करके निकलना है। और अगर जो बायो जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा वीक है, वो बायो और केमिस्ट्री करें, लेकिन फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 1.25 घंटा बाकी होना चाहिए। इनफैक्ट 1.25 से थोड़ा ज़्यादा बाकी होना चाहिए, क्योंकि आपको एक राउंड दोबारा पेपर को दोबारा एक राउंड भी देना होता है। तो 1 घंटा फिजिक्स को दोगे और फिर एक 15 मिनट का राउंड आपका होना चाहिए, तो 1.25 घंटा लगभग बाकी होना चाहिए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। तो आपको ये दोनों जो है 1 घंटा 45 मिनट में निपटाने चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट राउंड। जो टफ क्वेश्चन है बायो के, सेकंड राउंड के लिए छोड़ सकते हो। सेकंड राउंड सर सेकंड राउंड तो ऑफलाइन में जल्दी हो जाएगा सर, ऑनलाइन में देर में होता है। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में फिर आपको कलर करने का होता है ना उसमें ऑप्शन। मैंने आप जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो आपको पता हाँ, मार्क फॉर रिव्यू होता है। यस सर, रिव्यू की तो आप मार्क फॉर रिव्यू वाले देख लो सेकंड राउंड में फटाफट से, कौन कौन सा आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़े हुए हैं वो कर सकते हो। तो ये करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। 11th में थोड़ा स्पीड स्लो होती भी है, अभी आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। सर फिजिक्स की 45 क्वेश्चंस 1 घंटे में हो जाने चाहिए। पेपर अगर इजी आया है तो 1 घंटे में हो जाते हैं। मैंने देखा है बच्चों को जो सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने बताया था मुझे 50 मिनट से लेके 1 घंटा 15 मिनट तक
डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ईयर के पेपर जो उन्होंने किए। मैंने किसी साल बच्चों ने मेरे को बताया कि सर 1 घंटा 15 मिनट भी लग गया था मुझे तो, और किसी साल बच्चे ने बोला था मतलब ये मेरे तो मैक्सिमम टाइम है 1 घंटा 15 मिनट ये मैक्सिमम है अगर बिल्कुल पेपर टफ आ गया। मुश्किल में। हाँ ये बिल्कुल अगर पेपर टफ आ गया तब है। मेरे ख्याल से एक बार हुआ था ऐसे, सेकंड राउंड में टफ आ गया था कुछ फिजिक्स, तब का हो सकता है कि ऐसा टाइम लग जाए आपका। नहीं तो यूजुअली 60 मिनट इज एवरेज, 60 मैंने 55 से 65 मान लो, इतना टाइम में होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट राउंड। 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो बहुत टफ अगर आपके आ गए तो सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यस सर। यही फर्क है डीपीपी और पेपर में। डीपीपी में हम टाइम इसलिए देते हैं वहाँ पे, डीपीपी आराम से करो, देख के करो, किताब खोलनी है किताब खोलो, जो करना है करो, लेकिन जब टेस्ट कर रहे हो तो फिर टेस्ट की तरह करो। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो हम अब आगे मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिए थे सारे, डाउट आपके डिस्कस हो गए। चलिए, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कर लिया था हमने, नहीं किया था? सर यस। जैसे अगर हमने एक मिक्सचर लिया है, उसके अंदर स्टीम भी है, वाटर भी और आइस भी है, तो फिर हम उसमें से क्या कंसिडर करते हैं कि स्टीम का भी टेम्परेचर कम होगा और आइस का भी कम होगा और वाटर वाले टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा हाँ, पहले तो ये मान के चलना, कैलोरीमेट्री में। शुरू में तो ये आंसर मानना पड़ेगा, फिर देखना अच्छा, पड़ेगा, और बाकी क्वेश्चन पे भी डिपेंड कर जाएगा। वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितनी कितनी वैल्यू आपने दे रखी है। हो सकता है कि सारा बर्फ गल के पानी बन जाए, पानी गल के फिर स्टीम में कन्वर्ट उड़ जाए। तो ये कैसे पता चलता है? वैल्यूज देख के पता चलता है ना? हाँ, ये वैल्यू देख के आइडिया होता है पहले आपको, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा था ना, जब मैंने भी क्वेश्चन करना शुरू किया तो मैंने पहले चेक किया, मैंने पहले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया यहाँ पे, है ना। जब मैं यहाँ पे कर रहा था तो मैंने पहले चेक किया था ना कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और मैं डायरेक्ट लिखता कि इसने इतना लूज किया, एम एस डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम एल, ऐसे करके करता तो फिर हो सकता है मेरा आंसर कुछ गलत उल्टा सीधा आया था, अगर वो पूरा गल ही नहीं रहा होता। हाँ सर, इसमें तो मास पूछा था, इसमें तो पता लग ही रहा था। हाँ, तो ये तो खैर इजी था, लेकिन अगर मान लो स्टीम इसके वगैरह, साथ में अगर स्टीम होती तो थोड़ा का भी सोचना पड़ जाता है फिर। बिल्कुल सोचना पड़ता। आपके जो क्वेश्चन अगर डीपीपी वगैरह में होंगे तो ऐसा होगा, स्टीम वाले भी क्वेश्चन, तो उसको देख ओके सर। उसको देख लेना कि उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है तो सर कर लिया था सर, ये कर लिया था। ओके, तो हर हमारे जो उसके लिए होती है फ्रीडम के लिए, वो एनर्जी हमारी पर मॉलिक्यूल जो है 1/2 kT होती है, और पर मोल 1/2 RT होती है फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हमारा हमने कर लिया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी था हमारा ये। ओके, अब जो है आपके मैं मूव कर रहा हूँ, इसमें एक स्पेसिफिक हीट है टॉपिक, उसको मैं थर्मोडायनेमिक्स में देखूंगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सॉलिड की तो आपको पता ही है, गैस की कैसे स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, क्या होती है एक्चुअली, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अभी हम देख लेते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है आपका। मीन फ्री पाथ होता क्या है, जो गैस होती है, गैस में कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या मैंने किसी भी टेम्परेचर पे उनकी वेलोसिटी तो होती है एक्सेप्ट 0 केल्विन पे। तो वो क्या होता है, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये मॉलिक्यूल मानो उस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा, फिर चौथे से टकराएगा, तो ऐसे टकराता रहेगा बार बार। तो ये पहले कोलिजन के बीच में मान लो उसने डिस्टेंस λ1 ट्रेवल किया, अगले में λ2 ट्रेवल किया, अगले कोलिजन के टाइम पे λ2, λ3, फिर λ4, λ5। तो ये हर कोलिजन में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्रोवाइडेड आपके मॉलिक्यूल कितने दूर दूर हैं या पास पास हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो जो मीन फ्री पाथ होता है, जो पाथ ट्रेवल करता है, इसका जो मीन अगर मैं लूं उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लैम्डा बार जो होता है वो होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। n क्या है हमारे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो मीन फ्री पाथ क्या होगा मेरा, कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा।
पास पास होंगे, अगर कंप्रेस होगी गैस बहुत कम होगा। कम होगा। कम होगा ना, कोलिजन हमारे जल्दी जल्दी होंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा, ज़्यादा कम होगा, है ना। कोलिजन तो ज्यादा Yes, होंगे। sir. हाँ, कोलिजन ज़्यादा होंगे और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मीन फ्री पाथ घट जाएगा। अच्छा हाँ, वो नीचे n से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ जो है हमारा क्या है, एवरेज डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज, पूरा लिखोगे आप तो, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड द मॉलिक्यूल by the molecule between two successive collisions, सर ये सिंबल कौन सा है? लैम्डा बार, लैम्डा है ना ये, अच्छा वेवलेंथ का, लैम्डा बार, अच्छा ठीक है। वेवलेंथ का सिंबल होता है। ओके सर। सर यहाँ तो ऐसे डिस्टेंस बता रहा है ना, वेवलेंथ नहीं बता रहा ना ये। नहीं, डिस्टेंस। दोबारा सेम सिंबल यूज हुआ है, मैंने जो आप बोले थे ना एक बार कि एक सिंबल दो जगह, अच्छा। तो ये भी देखो ऐसे यूज हो रहा है। चलिए अब इसका देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है इसकी। तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसके निकालना चाहें तो कितनी आती है। तो कोई मॉलिक्यूल अगर ट्रैवल कर रहा है, इसका डायमीटर मान लो d है, तो इसको जो भी मॉलिक्यूल d के अंदर मिलेंगे, इस डायमीटर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल यहाँ होगा, चाहे वो आधा होगा या पूरा होगा, उससे कोलाइड करेगा, है ना, मैंने किसी एक से कोलाइड करेगा। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो मूव कर रहा है, तो इसकी जो कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी है, सबसे कोलाइड कर सकता है वो किसी से भी। तो इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है कि डायमीटर कितना है इसका। अब अगर मॉलिक्यूल मान लो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन अगर हम देखें मॉलिक्यूल के, ये मान लो ए मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ कोलिजन suffered by molecule A in time डेल्टा टी। टाइम डेल्टा टी में कितने कोलिजन उसके हो सकते हैं। तो टाइम डेल्टा टी में जो कोलिजन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, इस डी डायमीटर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उतने से वो टकरा सकता है। अब आप बोलोगे सर टकरा के तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे थोड़ी जाएगा वो, आप ये क्यों ले रहे हो। तो मैं ये कहूंगा भाई कि मान लो ठीक है टकरा गया, ये आया यहाँ पे टकरा गया, इससे डायरेक्शन चेंज हो गई, चेंज हो गई तो फिर ऐसा डायमीटर मान लो, एक कंडीशन तो हर जगह सिमिलर है ना, फिर दोबारा टकरा के मान लो इधर को हो गया, तो ऐसे मान लो फिर दोबारा से एक ट्यूब है ना, तो मैं इस ट्यूब को मान लेता हूँ, ट्यूब तो ऐसी रहेगी हमेशा मेरी, तो इनसे टकराता रहेगा बार बार ये। क्लियर हुआ ये बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि आप ये डाउट कर सकते हो ना कि सर ये तो इससे टकराएगा, मान लो एक से टकरा गया तो फिर क्यों टकराएगा, दूसरे वाले से टकराएगा ही नहीं। यस सर। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल ए इन टाइम डेल्टा टी, ये डिपेंड करेगा कि इस पे कितने मॉलिक्यूल हैं यहां पर। तो वी कैन राइट इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। देखो ये क्या चीज है, पाई डी स्क्वायर इंटू डी वी इंटू डेल्टा टी इंटू एन। पाई डी स्क्वायर वी इंटू डेल्टा टी इंटू एन।
ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो डायमीटर लेंगे, देखो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा ना तो उससे भी टकराएगा, बिल्कुल जो यहाँ पे होगा एज पे, इससे भी टकरा सकता है ये। तो अगर इसका डायमीटर d है तो यू कैन एज्यूम दैट कि जो मॉलिक्यूल यहां तक होंगे वहां तक ये मॉलिक्यूल अगर यहां तक भी आपका है तब भी इससे टकराएगा। ठीक है, तो ये इन सब मॉलिक्यूल से टकराएगा। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? हाँ मैं आ रहा हूँ इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये। पहले हम इसको देखें कि हमारा वैल्यू इतनी आ रही है, इससे टकराएगा, राइट। ओके, हाँ फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला ये ऐसे आया कि देखो ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है टकराने का, या फिर या तो मॉलिक्यूल यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, आधा बाहर आधा अंदर चलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक जो भी मॉलिक्यूल होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंटर इसके बीच में लाई कर रहा है, इस लाइन के बीच में, तो मॉलिक्यूल हमारे ए मॉलिक्यूल से टकराएगा। ठीक है, अगर उसका सेंटर इसके बीच में लाई करता है। अब ये डिस्टेंस कितना है हमारा, r है, और ये डिस्टेंस कितना है, r है, और ये डिस्टेंस कितना है, d है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर अगर हमारा इस लाइन पे लाई करता है इसके बीच में, तो हमारा ये ए मॉलिक्यूल उससे जाके टकराएगा। ठीक है, तो इस जो ट्यूब है ये, इसका डायमीटर कितना हुआ हमारा, 2d हुआ। यस सर। 2d हुआ। अच्छा, अब इस ट्यूब में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हम लिखेंगे ट्यूब का एरिया, ट्यूब का एरिया कितना होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर। यस सर। क्योंकि 2d है पूरा, तो ये डी रेडियस इसका d हो जाएगा। तो इसका एरिया इंटू टी टाइम में मॉलिक्यूल कितना आगे बढ़ जाएगा, v इंटू डेल्टा टी। तो इतने वॉल्यूम में ये क्या हमारा एरिया इंटू लेंथ, इतने वॉल्यूम में जो भी मॉलिक्यूल होंगे सारे टकराएंगे। ये वॉल्यूम आया टोटल, इनफैक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आएगा। ठीक है, सर ये इधर v वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को? वेलोसिटी, यस सर। वेलोसिटी स्मॉल v। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा क्या आया, वॉल्यूम आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो। यस सर। और जो मेरा n है, n मेरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने मॉलिक्यूल से ये हिट कर सकता है। यस सर। आपने वॉल्यूम निकाला और उसको पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले और फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्लियर है इतना? यस सर। सर ये हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वो तो हम उससे निकालेंगे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, फिर उससे वी से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल हैं वो आ जाएंगे। अब अगर दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल कितने हैं वो आ सकते हैं, वहां से निकाल लेंगे, है ना। सर पर ये वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सर रैंडमली मूव करते हैं, तो सर ये कोई नहीं कि एक जगह पर ही आकर वो मतलब हो, तो पूरे उसमें कहीं भी मूव कर सकते हैं। राइट। इसमें हमने अभी अजम्पशन ये मान के चल रहे हैं, आपने ये अभी पूछा नहीं कि सर ये तो आपने रेस्ट में मान लिया ना, तो क्या रेस्ट में है ये भी तो मूव कर रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो ये मूव कर रहे हैं, अभी इसमें हम वो करेक्शन लगाएंगे। अभी हमें करेक्शन लगानी पड़ेगी। ये हमने भी केवल एक का मूवमेंट माना है, ए का मूवमेंट, लेकिन ए ही मूव नहीं कर रहा, बाकी मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं। ठीक, यस सर। अभी करेंगे उसको भी करेक्शन। इसमें डेरिवेशन किताब में दे रखा वो भी ऐसे कर रखा उन्होंने भी, पहले सिंपल ड्राइव किया है और फिर उसमें करेक्शन लगाई है। सर यस, सर जितनी बार ए टकराएगा, कोलाइड होगा, उतनी बार उसकी वेलोसिटी भी धीमी हो जाएगी। धीमी नहीं होगी, हम लोग इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी आपस में। धीरे भी हो सकती है, तेज भी,
धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। ओके सर। ओके, आप ये पूछना चाह रहे थे शायद कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों मानी है? यस सर। अच्छा, तो एवरेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, दूसरे कोलिजन में फिर बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी। एवरेज हम v मान सकते हैं। ओके, अब जो है ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में उसने इतने कोलिजन सफर करे। अब अगर मैं लैम्डा निकालूं तो लैम्डा मेरा क्या होता है, लैम्डा बार होता है मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। मान लो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम टी, टोटल लिख देता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, डेल्टा टी माना है आपने ऊपर टाइम, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कोलिजन। कोलिजन, भाई कितना कोलिजन किए उसने? अगर उसने 10 सेंटीमीटर चला और 5 कोलिजन कर दिए तो एक कोलिजन में 2 सेंटीमीटर चला होगा एवरेज। हम करेंगे डिवाइड नंबर ऑफ कोलिजन से। सर जितने मॉलिक्यूल होंगे सर उतनी तो कोलिजन होंगे। हाँ, तो हमने निकाल लिया ना अपन कोलिजन। नहीं, जितने मॉलिक्यूल से नहीं करेगा, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है ना कि उसका डायमीटर के इसके अंदर आना चाहिए ना मॉलिक्यूल इस रेंज में, तभी तो करेगा कोलिजन। तो हमने तो निकाल लिया है कितना करेगा। यस सर। ठीक, अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, v इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम ले लोगे, जिसकी वेलोसिटी है इंटू टाइम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन आपने निकाला पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी इंटू एन, जो आपने ऊपर निकाला है अभी। तो यहाँ से आपका ये सब पड़ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1 बाय पाई डी स्क्वायर एन। तो ये हमारा आ गया मीन फ्री पाथ। अभी हमने एक मॉलिक्यूल को ही मूवमेंट माना है, तो उतना हमारा मान के ये आ गया। इतना क्लियर? सर अभी ये सारे स्टेशनरी माने हैं ना जिसमें हाँ, अभी हमने एक के अलावा बाकी सब स्टेशनरी माने हैं। यस सर। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना इतना? सर ये बी डैश कहाँ चला गया? वी डैश कटा नहीं था क्या आपका? वी कट गया होगा ना, ये वी था ना एक्चुअली, ये भी वी होगा आपका। अच्छा, मतलब बी डैश और वो था। तो एक ही चीज है, एवरेज वेलोसिटी ली मैंने उसकी। यस सर। ओके, अब हम मानते हैं कि बाकी मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे थे, तो उनका भी कोलिजन होना चाहिए था। तो बाकी मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, कोलिजन भी होना चाहिए था हमारा, तो वो हम कंसिडर करते हैं अब कि उनका भी कोलिजन होगा, वो भी मूवमेंट करेंगे। तो हमें जो एक्चुअली यहाँ वेलोसिटी निकालनी चाहिए थी, यहाँ पे जो हमने रखी है वेलोसिटी ये वाली, ये कौन सी वेलोसिटी रखनी चाहिए थी हमें? रिलेटिव वेलोसिटी रखनी चाहिए थी। जब दो मॉलिक्यूल आपस में मूव कर रहे हैं तो उनको जो मिलने का टाइम होगा वो दोनों की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। यस सर। तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी चाहिए थी। यस सर। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूल है जरूरी नहीं है कि एक तो ऐसे आ रहे हो, मॉलिक्यूल हो सकता है ऐसे भी जा रहा हो, कोई मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा हो। तो सबकी सारे कंडीशन, सारे केस पॉसिबल है हमारे पास। यस सर। तो इनमें जो वेलोसिटी का एंगल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। तो हम जब में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल की आपस में आती है वी एवरेज, वो जो है √2 ऑफ वी आती है। वी एवरेज जो आती है, ये कैसे आ गई सर? ये ऐसे आती है, देखो डेरिवेशन इसका है नहीं कहीं पे, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे होता है। मैंने यहाँ पे नहीं है जो प्रूव करते हैं हम लोग। वी एवरेज ऐसे आता है, देखो दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं आपके, एक V1 और एक V2 से। तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे वो होगा V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। ठीक है,
यस सर। अब मैं अगर वी रिलेटिव की वैल्यू निकालना चाहूँ, V1 और V2 में सारे एंगल पॉसिबल है, 0 से लेके 360। गैस में कुछ भी हो सकता है, है ना, 0 से लेके 180 बोल दो या तो गैस में कुछ भी पॉसिबल है रिलेटिव वेलोसिटी में, मॉलिक्यूल दूर भी भाग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यस सर। हाँ। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू निकालना अगर चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी रिलेटिव। देखो ये V1 और V दोनों बराबर हैं, बस इनमें एंगल का डिफरेंस है एक दूसरे का, है ना। V का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, हम सेम ही मानते हैं मॉलिक्यूल को, बस केवल एंगल का फर्क होगा। तो मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इनडायरेक्ट तरीके से थोड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं करता हूँ इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यानी स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ तो ऐसा बन जाएगा, और आपको पता है कि ए का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए, यानी कि ये बोल सकता हूँ मैं, यस सर। बिकॉज ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने वेक्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो V1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस V2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्या आएगा यहाँ पे, V1 का स्क्वायर आ गया प्लस V2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई की माइनस V1 V2 माइनस 2 V1 डॉट V2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो V1 डॉट V2 होगा एक्चुअली इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, एंगल मेरा कुछ भी वेरी कर रहा है 0 से लेके और पूरा 180 तक या 360 तक, तो इसकी एवरेज कितनी आएगी वैल्यू। सर डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देते तो भी तो यही आता। अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर, कहाँ पे होल स्क्वायर कर लेता, यहीं पे सर। हाँ तो स्क्वायर तो किया मैंने, फिर मैंने उसको डॉट के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, आप बोल रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से लिख देता मैं। यस सर, डायरेक्ट ही। हाँ कर सकता था, लेकिन मैं कॉस थीटा की टर्म में लिखना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब कुल मिला के हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी आएगी V1 डॉट V2 की, अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं सब मॉलिक्यूल के लिए इनकी, तो V1 डॉट V2 की वैल्यू कितनी आएगी। सर cos 0 से लेकर के cos 180 तक के बीच में आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आएंगी। यस सर। हाँ। तो नेट कितना आएगा, 0 आएगा ये, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो। हाँ। भाई किसी के लिए प्लस आएगी, किसी के लिए माइनस आएगी, किसी के, तो आप अगर एवरेज निकालोगे तो प्लस वाले और माइनस वाले बराबर होंगे। सर बट ये जरूरी थोड़ा है कि मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर ही हो। क्यों, क्योंकि भाई 1,00,000 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से कई लाख माइनस, कोई 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा, कोई 10 डिग्री बना रहा होगा, कोई 5 डिग्री, कोई 35 डिग्री, कोई 135 डिग्री, तो सारे एंगल पॉसिबल है ना आपके। सर सारे एंगल पॉसिबल है, बट सर सारे मॉलिक्यूल्स और हर एंगल के इक्वल हो ये जरूरी थोड़ा है सर। ये भी क्यों नहीं होगी, कौन से मॉलिक्यूल की ज्यादा हो सकती है फिर, वही तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी सबकी। हाँ सर, अगर प्रोबेबिलिटी को से देखें तो बराबर होगी, बट सर रियलिटी में हो भी सकती है नहीं भी। नहीं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, कभी ऐसा होता है कि आपके जो है एक मॉलिक्यूल ऐसा निकला है जो मैंने कुल मिला के कोई एक फालतू निकला है 1 करोड़ में से, लेकिन एवरेज ऑलमोस्ट 0 ही आएगा ना का। हाँ सर। तो सर वो एक तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी वाइज अब देखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है ये, क्योंकि ये जो फिगर है ये केवल मैंने 2D में बनाया है, ये फिगर एक्चुअली 3D का फिगर है, तो यू हैव टू कंसिडर समथिंग लाइक सॉलिड एंगल और समथिंग लाइक दैट। तो मैं भी 2D में बात कर रहा हूँ। खैर, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, इसका एवरेज वैल्यू विल बी 0। तो आपकी वैल्यू आ गई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और मैंने कहा था दोनों वेलोसिटी हम बराबर मानते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर 2V स्क्वायर सॉरी, तो V रिलेटिव मेरा ये आया, और इसको अगर मैं रूट ले लूँ तो मेरा V रिलेटिव जो है रूट ऑफ V ऐसे आता है ये। ठीक है, तो ये दे नहीं रखा कहीं, और ये डेरिवेशन का पार्ट भी नहीं है, तो इसको डेरिवेशन लिखना मत डेरिवेशन में। सर सर मैं ना बोलो। डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वो मैं वीडियो बाद में देख लूंगी, बस ये बता दो कि क्या चीज डिराइव कर रहे हो आप। हम लोग ये ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी V एवरेज आती है वो √2 ऑफ V आती है, माने जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल जो V से ट्रेवल कर रहा है, अगर सारे Yes, मॉलिक्यूल sir. हमने मान लिया V से ट्रेवल कर रहे हैं आपस में, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी आती है, नॉट V एवरेज, इट इज V रिलेटिव, V रिलेटिव का एवरेज है ये। ओके सर।
तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, तो ध्यान रखिएगा डेरिवेशन यहाँ पे चल रहा है अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे, हमने पाई डी स्क्वायर इंटू एन कर लिया था, तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे वी जो पुट करना चाहिए था, तो वी कितना पुट करना चाहिए था मुझे, √2v करना चाहिए था एक्चुअली। यस सर, √2v। हाँ, तो मैं जो है √2v पुट कर लेता हूँ। तो मेरा जो लैम्डा आएगा, लैम्डा बार विल बी इक्वल टू एक्चुअली √2 ऑफ n पाई डी स्क्वायर, इतना आ गया था ना हमारा, तो यार √2 और आ जाएगा फालतू n पाई डी स्क्वायर के साथ। तो ये मेरा डेरिवेशन आ गया ऑफ द मीन फ्री पाथ। सर वो जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम डेल्टा टी के अंदर जो यहाँ पे तो v लेंगे, यहाँ पे √2v लेना पड़ेगा, रिलेटिव लेना पड़ेगा ना कोलिजन के टाइम पे। डिस्टेंस ट्रेवल तो v होगा, v इंटू डेल्टा टी, वो तो एक मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है ना। सर ये इधर नहीं लेंगे हम v√2? नहीं, एक मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यहाँ पे जो बात हो रही है कोलिजन में दोनों मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो उनके टाइम उस पर डिपेंड करेगा ना, दोनों मॉलिक्यूल के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा ये चीज। सर अगर ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया तो सर अगर दोनों की स्पीड मतलब दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई तो भी सर डिस्टेंस पे भी तो फर्क पड़ेगा। अभी तो हम सबकी v मान के चल रहे हैं, मैंने हम तो ये मानना कि भाई एवरेज v है सबकी। हाँ सर, तो फिट नहीं पड़ेगा। हाँ हमने तो एवरेज ही मान ली ना, सबकी स्पीड v मान ली सबकी। है, यस सर, फिर नहीं पड़ेगा। तो हमारा डेरिवेशन ये है लैम्डा का, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। इसको अगर हम और वो करना चाहें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा पाई डी स्क्वायर एन कैसा आया? पाई डी स्क्वायर एन तो यहाँ पे आ गया था ना हमारा। हाँ सर, फिर वहाँ पे √2 कैसा है? √2 ऐसे आया, मैंने कहा कि जब v वेलोसिटी थी यहाँ पे, एक्चुअली ये v एवरेज होनी चाहिए, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए ये, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल आपके टकरा रहे हैं ना। मैंने दोनों मॉलिक्यूल, ये भी मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल, मैंने तो माना था रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट में थोड़ी तो मूव कर रहे हैं ये भी। ओके तो सर। ये अगर मूव करेंगे तो हम एवरेज इसकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी एवरेज लेंगे तो √2v होती है। तो जब हमने इसको यूज किया तो यहाँ पे हमने √2 और पुट कर दिया, तो √2 फालतू आ गया नीचे यहाँ पे, ठीक है। इसको अब अगर हम और सॉल्व करें, इतना आया हमारा n पाई डी स्क्वायर। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं, n मेरा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, गैस की जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास मेरी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एक मॉलिक्यूल का मास, इतना मेरा मास होगा। इसको मैं n इंटू एम लिख सकता हूँ ना, केवल n इंटू एम। ठीक है, सर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना फिर? हाँ n तो वही है हमारा, n तो चल ही रहा है पहले से ही। यस सर। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और n तो हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं रो बाय m, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/√2 रो बाय m, m चला जाएगा ऊपर, रो आ जाएगा नीचे। तो फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है, फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है। और अगर आप PV इक्वल टू nRT वगैरह यूज करें तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू, सॉरी ये लैम्डा का है फॉर्मूला, अगर आप इसको PV इक्वल टू nRT वगैरह से पुट करें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में पुट करें, तो ये आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू KBT
रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू प्रेशर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ये कैसे आया? ये ऐसे आएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी कर लो, और पी वी इक्वल टू एन आर टी कर लो, और हमें क्या करना है, एन का फॉर्म में देखना है ना। तो एन हमारे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एन हमारे हो सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एन बाई वी आर टी इक्वल टू पी। एन मेरे हैं नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे अवोगाद्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे दोनों एन एन हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, लेकिन ऐसा होगा एक्चुअली, नॉट, मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक मिनट। एन हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे ये वाला एन है, ये वाला एन, टू एन आर टी में एन जो इधर है वो सर नंबर ऑफ मोल हो जाएगा ना? हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना इसको, अगर मैं इसको एन डैश मान लूँ, ये। यस सर। ठीक है, क्योंकि एक मोल में अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो एन डैश मोल में एन डैश इंटू अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। उसको मैं पर यूनिट वॉल्यूम ले लूं अगर, तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। क्लियर? यस सर। तो मैं यहाँ पे इसको एन डैश लिख देता हूँ पहले। यस सर। ओके, तो एन डैश बाय वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बाय अवोगाद्रो नंबर इंटू आर टी, और आर बाय अवोगाद्रो नंबर मेरा क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन के टी। तो मैं एन की जगह क्या पुट कर सकता हूं, पी बाय के टी। एन की जगह पी बाय के टी पुट कर सकता हूं, तो मैं उसको मैं पुट कर दूंगा, तो उससे मेरा आ जाएगा ये। ठीक, यस सर वो प्रेशर लिखा है ना आपने केबीटी अपॉन में? दिस इज योर प्रेशर ऑफ द गैस। सर वो रो लग रहा था इसीलिए पूछा। हाँ, रो लग रहा था, मुझे भी रो लग रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस है। सर यस, सर ये एन जो है वो प्रेशर अपॉन के बीटी के इक्वल है। एन जो है वो प्रेशर अपॉन कहाँ पर, यहाँ पर। लास्ट में, यस सर, नीचे। हाँ जी, हाँ ठीक है। सर तो इधर लेफ्ट साइड में मास कहाँ गया? एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये वाला, अच्छा ये वाला बोल रहे हो अब, रुको रुको रुको, हमारा क्या आया था निकाल के, ये आया था फाइनली, है ना। यस सर। हमने फिर पुट किया, एन की वैल्यू पुट की है। एन की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे, तो हमारा आना चाहिए, मास कहाँ गया बोल लो, मास को कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, या फिर हम एन हमने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है एन, हमें चाहिए के टी और पी की फॉर्म में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू पुट करते हैं। एन की वैल्यू हमने लिखी है पी बाई के टी, तो ये हो जाएगा 1/√2 लैम्डा बार इक्वल टू 1/√2 पी बाय के टी पाई डी स्क्वायर। ठीक, यस सर। अच्छा, अब मुझे क्या लाना है, किस फॉर्म में लाना था इसे, इस मुझे लाना है, नहीं आई गए तो डायरेक्ट ही आ गया। सर, तो फिर मास वाला है वो नहीं रखना? नहीं, मास वाला अगर आप रखोगे तो फिर ये रो है यहाँ पे, फिर एन, एन का है यहाँ पे, एन तो है ही नहीं ना, फिर एन की वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करोगे, यहाँ तो एन है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो हम पे 3 फॉर्मूले हो गए, ये 1 2 3। क्लियर सबको?
यस सर। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी की थ्योरी खत्म हो गई। इसमें मैंने आपको भी स्पेसिफिक हीट वगैरह नहीं पढ़ाई, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, 2-4 तक टाइम है हमारे पास, 10 मिनट का। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है किसी को कहीं पे। इस चैप्टर में डेरिवेशन काफी थे। इसमें जो आपका ये वाला डेरिवेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, P = 1/3 रो वी स्क्वायर वाला जो डेरिवेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर करना पड़ता है। सर यस, सर बस वो एक चीज बता दो कि जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी नीचे कोलिजन के लिए ली थी तो हम वो ऊपर क्यों नहीं लेंगे, उसमें टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया डेल्टा टी में। ये क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी, किसने किसने ट्रेवल किया? इस मॉलिक्यूल ने, ए ने। हाँ तो ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा ना कि वो किधर को भाग रहा है, वो तो अपनी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा केवल कि मेरी वेलोसिटी कितनी है। बट सर अगर जब वो कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज तो होगी, मतलब वो ट्रांसफर भी तो हो सकती है ना, अब जिस पार्टिकल से वो टकराएगा कोलाइड होके। अच्छा देखो, मैं 2 केस मान लेता हूँ। पहले मानता हूँ कि चलो वेलोसिटी सबकी सेम है, v है मान लो, ठीक है। यस सर। तो ट्रांसफर जब वो टकराएगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी, यस सर। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, बस केवल डायरेक्शन कभी ऐसे हो जाएगी कभी ऐसे हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी मॉलिक्यूल की सेम रहेगी। यस सर। तो यहाँ पे मैं v लूंगा केवल, यस सर। और यहाँ पे कितनी लूंगा नीचे, v या √2v? √2v, क्यों √2v क्यों? क्योंकि हम सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं ना। क्योंकि सारे पार्टिकल का मूवमेंट कंसीडर करें, जो कोलिजन होगा वो डिस्टेंस के साथ साथ इस पे डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है दो मॉलिक्यूल के बीच में। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे √2v लूंगा, ठीक है। यस सर। अब आपका केस लेते हैं कि मान लो वेलोसिटी डिफरेंट है मॉलिक्यूल की, v1 v2 v3 v4 है, यस। और वो टकरा के आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यस सर। तो फिर क्या होगा कि किसी कोलिजन में मेरी स्पीड जो मैं लूंगा ऊपर जो है v1 लूंगा, और रिलेटिव स्पीड मान लो मैंने सारे मिला के √2 कुछ v, ये तो कॉमन √2v तो सेम ही आएगा। यस सर। अगले में v2 आ जाएगा, अगले में v3 आ जाएगा, मेरा ऐसे √2v सबको ऐड वैड करूंगा तो एवरेज तो वही आ जाएगा ना मेरा ऊपर, एवरेज तो v आ जाएगा ऊपर। जब मैं यस सर। कई सारे कोलिजन कंसीडर करूंगा, लाखों कोलिजन, तो मेरा v आ जाएगा एवरेज, तो इसलिए मैंने v माना है उसको। ओके सर। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। किसी को और डाउट इसमें? चलो, इतना ज्यादा वो नहीं करना हमें, केवल डेरिवेशन समझना है, पेपर में कैसे लिख के आना है बस। अभी इसमें यही है, कंपटीशन का देखते हैं पॉइंट क्या होता है। बाकी ये जो थ्योरी है ये सारी हायर क्लास में पढ़ते हैं लोग, आप लोग को नहीं पढ़नी पड़ेगी। सर वैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए रिवीजन से पहले ये सब डेरिवेशंस वगैरह रीड करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है ना? नहीं है, डेरिवेशन केवल वहां पे रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे हमें उसका कोई यूज करना होता है। जैसे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यूज उसका कंसेप्ट से हमें फर्क पड़ रहा था कि वो आया कैसे ड्राइव होके, तो वो देखना जरूरी है कि वो कैसे हुआ है। लेकिन जहाँ पे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, केवल फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है, जैसे P = 1/3 रो वी स्क्वायर वगैरह है, तो इसमें भी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो बिना डेरिवेशन देखे इस चैप्टर में तो है ही नहीं। बिल्कुल। बर्नौलीज थ्योरम है जैसे, उसका डेरिवेशन कैसे आया तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मतलब कंपटीशन के लिए मेनली फॉर्मूला ही रिवाइज करना है हमें। हाँ, कंपटीशन के लिए मेनली फॉर्मूला ही है, वो नहीं है डेरिवेशन। इसलिए मुझे भी थोड़ा बोरिंग लगता है डेरिवेशन कराना, लेकिन आप लोग क्योंकि स्कूल में जाओगे तो आपको यूजफुल है, जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं कराता रहता हूँ। सर 11th में तो डेरिवेशन ही आते हैं ज्यादा पेपर में भी। हाँ, वही CBSE में वही आते हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन भी वो लिमिटेड है आपके, जो मैंने बताया ना, जैसे बर्नौलीज थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिनके पेपर हुए होंगे उनके आ भी गए होंगे, तो वो सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर किसी का न्यूटन लॉ वगैरह हुआ होगा तो पुली का आ गया होगा, एक्सेलरेशन बताओ दोनों मासेस का कितना कितना होता है, वो सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एनीवे, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। एक क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको कि गैस कैसे टकराई, क्यों टकराई, और यार कितना टकराई है बताओ। यस सर। तो क्वेश्चन कर लेते हैं।
हमने कुछ क्वेश्चन तो किए थे ना इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। हमने किए हैं सर। ये वाले कर लिए, काइनेटिक एनर्जी वगैरह के हैं। सर वो F/2 KT वगैरह वाले करे थे। ओके, ओके, ठीक है। आरएमएस वगैरह के क्वेश्चन नहीं किए हमने, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वगैरह के निकालने के। नो सर। नहीं किए सर। नहीं किए। जो कर लेते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस of hydrogen is equal to RMS of oxygen at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। फटाफट से बता दो उसका तो। आंसर केल्विन में है। ट्वेंटी केल्विन। करेक्ट। आ रहा है सबका? ट्वेंटी केल्विन आ रहा है सर। आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, O2 का जो आरएमएस है वो V है एट टेम्परेचर T पे। ठीक है, इसका जो आरएमएस है V RMS वो कितना है? V है। अब O जो है डिसोसिएट हो गया, इट गेट डिसोसिएटेड इनटू O मॉलिक्यूल्स, ऐसे ब्रेक हो गया ये। तो आपको बताना है इसका V RMS कितना होगा। टेम्परेचर हमने 2T कर दिया। सर सेम ही रहेगा। सेम आ रहा है। टेम्परेचर ट्वाइस, मास हाफ। सर सर 2 टाइम्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2 टाइम्स होना चाहिए। सर 2 टाइम्स हो रहा है। अच्छा हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी सर। आंसर इसका हो जाएगा 2V है ना। तो टेम्परेचर आपका 2T हो जाएगा, मास आपका m/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2V आ जाएगा। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो मास m/2 कैसे? ऑक्सीजन ब्रेक हो गया ना, तो इसका मास जो होगा, एक ऑक्सीजन एटम में पहले 2 एटम थे ना, पहले तो मॉलिक्यूल का मोलर मास लोगे। ये जो मास होता है किसका मास होता है? मोलर मास होता है ना ये। तो O2 का कितना होता है? 32 होता है मेरे ख्याल में। फिर ऑक्सीजन का लोगे तो 16 लेना पड़ेगा आपको, जब ब्रेक हो गया तो आधा हो जाएगा ना। ओके सर इसमें जो ये √3RT/m होता है, ये 1 मोल के लिए होता है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स भी तो डबल हो गए हैं। 1 मोल के लिए नहीं होता, तो आरएमएस स्पीड है ना, ये तो मोल पे थोड़ी डिपेंड करती है।
तो एनर्जी होती है जो आप बोल रहे हो, काइनेटिक अच्छा एनर्जी। हाँ, तो ये इसका क्या होता था, ये एक किसकी है ये? ये तो एक्चुअली फार्मूला ही होता था, 3 kT/m होता था एक फार्मूला। तो और ये एक एक मॉलिक्यूल के लिए होता था ना, केटी वाला, और आरटी वाला एक मोल के लिए शायद। हाँ, तो इसमें आप जो m पुट करते हो ये एक मॉलिक्यूल का मास पुट करते हो ना, यस सर। और k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, यस और सर। यहाँ पे जो है r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और m जो है मोलर मास है। मोलर मास है। तो है फार्मूला दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक मोल के लिए 5 मोल है, किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए मैंने एक तो नहीं लोगे ऑब्वियसली, 10-20 मॉलिक्यूल होंगे, तो तब भी चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है फार्मूले में, केवल वो नोटेशन डिफरेंट है। जैसे ओके आपने तो सर। आंसर तो दोनों फॉर्मूले से सेम ही आ जाएगा ना? हाँ सेम आएगा। यहाँ पे अगर आप 3 kT/m करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे टेम्परेचर 2T हो गया, और मास मेरा पहले जो है 32 AMU था, अब वो 16 AMU हो गया यस सर। एक एटम का। यहाँ पे आप बोलोगे कि मेरा मास पहले 32 ग्राम पर मोल था, अब 16 ग्राम पर सर मोल। मेरा मतलब है, जैसे कि अगर हमने 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली है, तो हम्म, वो जब डिसोसिएट होगी तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स बनेंगे। बिल्कुल। और ये जो √3RT/m आया है, वो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का नहीं आया, क्योंकि हमने मोलर मास तो 16 रखी है। नहीं 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 भाई, अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन वो निकालो, क्या नाम बोलते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो इस पे, ये तो आरएमएस है ना, आरएमएस तो केवल उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, थोड़ी डिपेंड करेगा कि 1 मोल आपने लिए या 50 मॉलिक्यूल लिए या 100 ले लिए। आरएमएस तो सेम ही आएगा, चाहे आप 100 लो चाहे आप हाँ। 1 लाख लो, चाहे आप 2 ओके मोल लो, चाहे सर। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक ओके एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर होती तो वहां फर्क पड़ सकता था, है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर होती तो वहां पे फर्क पड़ सकता था, यहाँ नहीं, फर्क बस नहीं। फॉर्मूला एक मोल के लिए है, तो यहाँ पे अगर हमने मास ही हाफ कर दिया तो फिर मोल भी हाफ हो जाएंगे, तो सेम होना चाहिए। एक मोल के लिए नहीं है फॉर्मूला, ये मोलर मास की फॉर्म में है फॉर्मूला, हाँ हाँ सर, वही। मोलर मास की फॉर्म में है, एक मोल के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप 5 मोल भी लिखोगे तब भी आपको मोलर मास पुट करना है। और तो मतलब उसमें 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ओके सर। जो भी मोलर मास होगा वो पुट करना है, चाहे आप 5 मॉलिक्यूल लो, चाहे आप 1 लाख मॉलिक्यूल लो, चाहे आप 2 मोल लो, चाहे 5 मोल लो, यहाँ पे 32 ही आएगा हमेशा। सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा मतलब? इससे सर हम कितने मोल ले रहे हैं या मॉलिक्यूल ले रहे हैं? आरएमएस में फर्क नहीं पड़ेगा, आरएमएस में फर्क क्यों पड़ेगा? अंटिल अनलेस आप बहुत कम, मतलब ऐसे मतलब कि 2-3 मॉलिक्यूल ले लिया आपने तो उसमें फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, 2-3 में तो तो हो सर सकता है कुछ तब और। क्योंकि डालना तो हमें मोलर मास ही है ना फॉर्मूला में, तो फिर कितना भी ले लो, 2-3 लो। नहीं, 2-3 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक है ना ये, आप जो मान रहे हो आप हर चीज इक्वल मान रहे हो कि आपके मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में इक्वल है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम है। जब 2-3 आप लोगे तो बात सही प्रूव नहीं होगी ना, 2-3 में बात हो सकता है सही प्रूव ना हो। तो सर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया होगा, दिया ही नहीं होगा वैसे। ऐसा नहीं देगा ना, आप जब भी बात करोगे आप कम से कम 1000-10,000 मॉलिक्यूल लोगे, तभी आप इसकी जो भी आपने काइनेटिक गैसेस पढ़ी है वो तभी वैलिड है जब आपने 1000-10,000 मॉलिक्यूल कम से कम लिए होंगे, यस सर। है ना। 4-5 मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं होगी थ्योरी, 4-5 में तो गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। तो लेकिन इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है इसमें मोलर मास की फॉर्म में है केवल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे जो है 1 मोल के लिए ही रखेंगे इसको। सर मतलब मॉलिक्यूल्स मोर देन 1000 होने चाहिए? हाँ वो तो खैर होना ही चाहिए, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सही प्रूव करने के लिए इसलिए चाहिए आपको। बट 1000 के अलावा फिर कुछ भी हो, मैंने 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, आपका फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एम ही आएगा। ठीक है। यस सर। ओके, the molecules of a given mass of gas has RMS velocity equal to 200 meter per second at 27 degrees centigrade and P equal to
this much. When temperature and pressure of the gas are respectively 127 degree centigrade and 0.05 10 to power 5 Newton per meter square, the RMS velocity is in मीटर पर सेकेंड। उस समय हमारी RMS कितनी होगी? ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। सर बी 400 by root 3. Yes. सर बी। Yes, B is the correct answer. फोर हंड्रेड बाई रूट थ्री आ रहा था। 400 by root 3 प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा। यस सर। ओके, करेक्ट। निकाला बाकी लोगों ने? यस यस सर। अरे बाकी लोगों से पूछना भाई, तुम लोगों ने तो निकाल लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके और क्वेश्चन अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अब इसके काफ़ी क्वेश्चन और करने हैं हमें, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं। ठीक, तो आप थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो तब तक। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन वहाँ पढ़े हैं डीपीपी में वो देखो, फिर करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके देन, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।